खुद प्रधानमंत्री हैं और अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट नियुक्त कर देते हैं सबके विरोध के बावजूद। एकाधिकार, एक छत्र राज हो गया कांग्रेस पार्टी पे, जिसको आप डेमोक्रेटिक पार्टी कहते हैं। अब देखिए 1959 की ये दो घटना, एक, और ये कहा जाता है कि उस घटना में केरल की जो सरकार गई थी उसमें इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आज उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन 1959 की दो घटना जिसमें केरल की सरकार को बर्खास्त किया गया और इंदिरा गांधी को स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए पंडित नेहरू ने कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया। परिवारवाद की असली शुरुआत स्वतंत्र भारत में यहीं से हुई। हालांकि इसके पहले भी हुई, जब मोतीलाल नेहरू अपने बेटे के लिए फाइट करते थे, और फिर मोतीलाल नेहरू के बाद जवाहरलाल, फिर जवाहरलाल के बाद उन्होंने किस प्रकार से ब्लडलेस ट्रांसफर, जिसको आप कहते हैं पावर का, इनर पार्टी में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। और आज के जैसी स्थिति नहीं थी, तब कांग्रेस में एक से एक दिग्गज नेता थे। और उस वक्त जिस प्रकार से मौलाना आजाद ने बाद में लिखा कि यह मेरा सबसे बड़ा ब्लंडर था कि मैंने नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में और कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में सपोर्ट किया था, उसी प्रकार से एक और व्यक्ति थे, सी राजगोपालाचारी, जिसको राजा जी कहते थे, पंडित जी जिसे राजा जी कहते थे। राजा जी ने भी बाद में लिखा कि यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी कि उन्होंने नेहरू को एज ए प्राइम मिनिस्टर और एज ए प्रेसिडेंट सपोर्ट किया। ये सी राजगोपाला जी ने भी अपने वक्तव्य में बाद में स्वीकार किया। देखते जाइए, ये कोई भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, दूसरी समाजवादी पार्टी और दलित मजदूर किसान पार्टी और स्वराज पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, ये कोई और अन्य पार्टी के तरफ से कोई लोग नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। सी राजगोपालाचारी कह रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद कह रहे हैं कि उनके सबसे बड़ी भूल थी पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करना। ये 1959 तक का वाकया। 1962, अब यहां पर आप ब्लंडर कहें या कह सकते हैं, वो आज भी डिस्प्यूटेड है, क्योंकि मैं मानता हूं कि इस मामले में हो सकता है कि नेहरू वाकई में उदारता चाहते हों। वो चाहते हों कि लुक ईस्ट की जो फिलॉसफी है, पॉलिसी थी, उस तरफ पूरी दुनिया चले, और इसलिए चाइना के साथ शायद पंडित नेहरू संबंध बनाना चाहते होंगे कि चाइना वो भी एक नया राष्ट्र उभरा है, हम भी नए राष्ट्र हैं, दोनों मिलकर के साथ चलेंगे, हमारी बहुत सारी सभ्यताएं मिलती जुलती हैं, तो हम उनके साथ मिलकर के चल सकते हैं। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि हमारा रिश्ता ठीक रहेगा, लेकिन धोखा हो गया और 1962 का चाइना इंडो वॉर हो गया। ये भी कांग्रेस का एक ब्लंडर कहा जा सकता है। अक्साई चिंग हो, तवांग का मामला हो, लद्दाख का मामला हो, उस पर जो चाइना अपना प्रभाव दिखा रहा था, इससे पंडित नेहरू अंदर ही अंदर टूटे और बाद में लोग कहते हैं कि इंडो चाइना वॉर उनकी मृत्यु का कारण भी बना, क्योंकि काफी टूट चुके थे पंडित नेहरू और उनको सदमा लगा था कि वो जो चाहते थे कि लुक ईस्ट की फिलॉसफी पूरी दुनिया पूरब की तरफ देखे और पूरब में चाइना और भारत मिलकर के एक शक्तिशाली ध्रुव तैयार करें, वो शायद बनने में कामयाब नहीं हुआ। खैर, लेकिन ब्लंडर के रूप में इसे भी माना जाएगा, क्योंकि एक नेता अगर अपनी दूरदृष्टि नहीं दिखला पाया, नहीं समझ पाए, तो उनको फर्म रहना चाहिए था। और इसीलिए मौलाना आजाद ने लिखा कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल तब प्रधानमंत्री हो गए होते तो अगले 10 वर्ष में भारत का नक्शा ही कुछ और होता और भारत किसी और पैटर्न पे चल रहा होता। क्योंकि कहा जाता है कि जब पंडित नेहरू ने सत्ता संभाली तो अंग्रेज का एक एक्सटेंशन था, अंग्रेजी हुकूमत का एक्सटेंशन था। सब कुछ वैसा ही वैसा हो गया, सिर्फ गोरे अंग्रेज चले गए और एक, नेहरू जी भी गोरे थे, लेकिन एक सो कॉल्ड गोरे, सो कॉल्ड इंडियन गोरे ने सत्ता संभाल ली, ये कहा जाता है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं तो आज सिर्फ आपके सामने ब्लंडर की विवेचना कर रहा हूं। 1975, 25 जून 1975, 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि मिसेस गांधी ने अपने इलेक्शन में सरकारी मशीनरी का भेजा, आज देखिए आज सारी सरकारी मशीनरी का भेजा इस्तेमाल हो रहा है, मैं इस पर कभी और करूंगा,
लेकिन ये कोर्ट में यह केस चला कि इलेक्शन में सरकारी मशीनरी का उपयोग किया गया और मिसेस गांधी के कैंडिडेचर को नल एंड वॉइड किया गया एज ए सांसद, और उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। उसके बाद उनको लगा कि हमारी कुर्सी चली जाएगी, अब क्या होगा। तो उन्होंने भारतीय इतिहास में पहली बार, जैसा भारतीय इतिहास में पहली बार धारा 356 का प्रयोग हुआ, उसी प्रकार भारतीय इतिहास में कॉन्स्टिट्यूशन की आड़ में देश में इमरजेंसी 25 जून 1975 को लागू कर दिया। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।